नमस्कार किसान भाइयों, मैं भूषण देशमुख, भूमिपुत्र हाईटेक नर्सरी, मुक्काम पोस्ट खेड़, तालुका मुर्शी, जिला अमरावती। किसान भाइयों, आज हम जो आए हैं एक पपीता के एक प्लॉट पे आए और एक पपीता के प्लॉट पे आने का मकसद इतना ही है कि काफी सारे किसानों की डिमांड थी कि पपीता में पपीता की लागवड़ किस प्रकार से करनी चाहिए, दो पौधे में का अंतर डिस्टेंस कितना रखना चाहिए, दो लाइन में का अंतर डिस्टेंस कितना रखना चाहिए। तो ये बहुत सारी समस्याएं किसानों की थी। उस समस्या का आज छोटा सा सोल्यूशन लेके हम इस वीडियो के माध्यम से आपका समस्या का सोल्यूशन निकालने का प्रयास कर रहे हैं। तो किसान भाइयों, आज जो पपीता के खेत में हम खड़े हैं, ये पपीता का जो प्लांटेशन हुआ था ये 28 अप्रैल को ये पपीता का प्लांटेशन हुआ था। और प्लांटेशन करते समय जो ये जो खेत है ये थोड़ा ब्लैक कॉटन सॉइल है, तो इसी वजह से यहाँ पे जो प्लांटेशन किया हुआ है ये दो लाइन टू लाइन यानी रो टू रो डिस्टेंस जो है 9 फीट है और प्लांट टू प्लांट डिस्टेंस जो है इसको अपन ने 5 फीट यहाँ पे मेंटेन किया है, ताकि सूरज की रोशनी ठीक से मिल सके, पौधों में सूरज की रोशनी के लिए स्पर्धा न हो और तना मोटा बने, और जो पौधे में जो फल लगने की जो सेटिंग की जो व्यवस्था है वो नीचे से एकदम नीचे से लगना चालू है, ताकि जितना जमीन से नीचे से फल लगना चालू, नीचे जमीन के पास से फल लगना चालू होंगे उतनी ही उसमें फलों की संख्या ज्यादा रहेंगी और फलों की सेटिंग अच्छी होंगी और फलों का वजन और क्वालिटी गुणवत्ता अच्छी बनेगी। इसीलिए ये जो जमीन के हिसाब से हमने यहाँ पे जो लगाने का जो मैनेजमेंट डिसीजन लिया है, तो ये 9x5 या फिर आप किसान भाइयों अगर आपकी हेवी कॉटन ब्लैक कॉटन सॉइल है तो आप 9x6 या 10x6 पर भी आप प्लांटेशन कर सकते हो। अगर हल्की और मीडियम सॉइल है तो आप ऐसे जमीन में 8x6 या फिर 9x6 इस हिसाब से भी आप अपने पपीता में जो पौधे के लगाने का जो डिस्टेंस है ये इतना अपना मेंटेन कर सकते हो, रख सकते हो। दूसरा किसान भाइयों, बहुत सारे किसानों के दिल में मन में सवाल होता है कि हम पपीता तो लगा रहे हैं लेकिन वैरायटी सिलेक्शन कैसे करें, वैरायटी का चयन कैसे करें। तो किसान भाइयों, आज अपने भारतीय बाजार में बहुत सारी वैरायटी है जो पपीता की है, हाइब्रिड वैरायटी है जो मार्केट में आज उपलब्ध है। तो आप इसमें से जैसा कि आप ताइवान 787 जो 20 साल पुरानी वैरायटी है जो अभी भी मार्केट में बहुत अच्छे से चल रही है, उसी के साथ साथ आइसबेरी है, ग्रीन बेरी है, वेलकम 46 है जो अभी 4-5 साल पहले से मार्केट में आई है और बहुत अच्छे से परफॉर्म कर रही है। और आज हम जो पपीता के प्लॉट में खड़े हैं जहाँ पे आज ये वीडियो शूट हो रहा है, ये पपीता की वेरायटी है BHN 9 जो भूमिपुत्र हाईटेक नर्सरी ने गए वर्ष से ही कुछ किसानों को ट्रायल दिया था। इस साल कुछ बड़े प्लॉट भी दिए हैं और आज इसी प्लॉट पे हम ये वीडियो का शूट कर रहे हैं। आप अपनी मार्केट के हिसाब से और अपनी जमीन के हिसाब से आप वैरायटी का चयन कर सकते हैं। बहुत सारी 4-5 वैरायटी है जो आप कमर्शियली रोप तौर पे अपने खेतों में लगा सकते हैं। उसके बाद किसान भाइयों, जो नेक्स्ट है कि पपीता तो बहुत सारे किसान लोग लगाते हैं, लेकिन पपीता लगाने के समय और लगाने के बाद उसका जो खाद का मैनेजमेंट है वो कैसे करना है, ये भी बहुत सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है। क्योंकि अगर आपका खाद का नियोजन अगर पपीता में ठीक से है, सही ढंग से आप पपीता में खाद का नियोजन कर रहे हो, तो आप अपने पपीता के प्लॉट में वायरस का रोकथाम खाद के माध्यम से ही कर सकते हैं। किसान भाइयों, हम काफी बार बोलते हैं कि पपीता एक बहुत ज्यादा हाई कमर्शियल क्रॉप है और इसमें खाद का जो रिक्वायरमेंट है, खाद की रिक्वायरमेंट पपीता के पौधे में बहुत ज्यादा होती है। तो कैसे, जैसा कि आप देख रहे हो कि पपीता के पौधे जो होते हैं, तो पपीता के पौधे की जो डंडी होती है पूरी पोकल होती है, इसके अंदर कुछ भी ठोस डंडा नहीं होता है। और जो भी स्टेम जो इसका बना हुआ है ये भी पूरा नीचे अंदर से पोकला होता है, ताकि इसीलिए इस ऐसे पपीता के पौधे में न्यूट्रिशन स्टोरेज बिल्कुल भी नहीं होता। आप जितना भी उसको देते जाएंगे, रोज दो या फिर 2 दिन बाद 8 दिन बाद जैसा भी दोगे, तो पपीता और अपने किसानों ने दिया हुआ जो न्यूट्रिशन है वो अपने हिसाब से उठाता रहेगा और आगे प्लांट में सप्लाई करते रहेगा। तो उसी के माध्यम से पपीता में फूल आने की प्रोसेस है, फल की सेटिंग की प्रोसेस है और जो नया सेना जो ऊपर चल रहा है उसकी प्रोसेस है, ये इसी माध्यम से वो चलते रहता है। इसीलिए किसान भाइयों, हम सभी किसानों से अनुरोध करते हैं कि जो किसान पपीता में खाद के न्यूट्रिशन की पूर्तता ठीक से कर पाते हैं, ऐसे किसानों ने पपीता जैसी फसल में जाना चाहिए। अन्यथा पपीता में आप बहुत हाई कमर्शियल क्रॉप होने की वजह से अगर उसकी न्यूट्रिशन वैल्यू अगर आप पूरी नहीं कर पाए, तो फिर वायरस जैसी जो बीमारियां है या फिर सकिंग जैसी जो बीमारी या फिर फूल की गलन है, तो ये आपकी प्लॉट में बहुत ज्यादातर देखने मिल सकती है। तो खाद देते समय कैसा खाद देना चाहिए, तो जब पपीता आपकी शुरुआती स्टेज में जब आप पौधा लगाते हो, तो पौधा लगाते समय
उसको 5 या 6 दिन जब हो जाते हैं तो उस समय ड्रेंचिंग के माध्यम से आप उसको पपीता को न्यूट्रिशन, जो बेबी फूड अपन उसको बोलते हैं, ऐसा बेबी फूड आप न्यूट्रिशन थोड़ा थोड़ा पौधे को दे सकते हैं। लेकिन पौधा जैसे ही 15 दिन, 1 महीना या फिर 2 महीने, 1.5 महीना, 2 महीना हो जाता है तो हर 15 दिन में पपीता को न्यूट्रिशन, जैसा शुरुआती स्टेज में 100 ग्राम, 150 ग्राम, 200 ग्राम, इस हिसाब से पर प्लांट के हिसाब से अपन न्यूट्रिशन मैनेजमेंट कर सकते हैं। तीसरी बात, पपीता के आज जो हाइब्रिड वेराइटियां है, सभी हाइब्रिड वेराइटियां 75 दिन से 90 दिन में सभी फूलों पे आना शुरू होती है। और जब पौधा फूलों पे आता है, कोई भी पपीता में पेड़ है, तो जब फ्लावरिंग स्टेज में आता है तो जमीन से फास्फोरस के न्यूट्रिशन की अपटेकिंग बहुत ज्यादा उसकी बढ़ जाती है। तो ऐसे स्टेज में पौधा में अगर फास्फोरस की डिफिशियंसी अगर आती है तो उस समय सकिंग का अटैक बहुत ज्यादा बढ़ता है, पौधे में वीकनेस आती है। तो ऐसे स्टेज में जब भी पौधा अपना पपीता का फ्लावरिंग स्टेज पे आता है तो इस समय में हर पपीता का प्लांट को 250 से 300 ग्राम पर प्लांट का आप न्यूट्रिशन रोज अपने देना चाहिए, जिसमें एनपीके, सेकेंडरी न्यूट्रिशन जैसे कैल्शियम, सल्फर, मैग्नीशियम हो गया, और अपने माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, ये सभी का मिक्स करके 250 से 300 ग्राम पर प्लांट के हिसाब से आप न्यूट्रिशन पौधे को दे सकते हैं, ताकि पौधों में से जो फूलों की संख्या है ज्यादा से ज्यादा है, फूलों की गलन न हो, और जो फल है वो सशक्त उसमें सेटिंग हो जाए। पपीता में उस जो खाद का नियोजन तो हो गया, लेकिन जो सकिंग आता है ऊपर, वो कैसे मैनेज करे? तो पपीता में क्या होता है कि जो डिसीजेस है, अगर आपका न्यूट्रिशन बैलेंस अगर बहुत ज्यादा प्रॉपर है तो सकिंग बहुत ही कम आता है, स्प्रे की जरूरत बहुत कम पड़ती है। और पपीता के पौधे की जो पत्ती होती है इतनी सेंसिटिव होती है, अगर एक भी गलत मॉलिक्यूल उसमें अगर चले गया, इंसेक्टिसाइड अगर गलत चले गया, तो इसमें पौधों में, इसमें पत्तों पे बहुत जल्दी उसका असर दिखता है। आप अगर स्प्रे मारोगे तो 2 घंटे में, 3 घंटे में हो सके तो इसमें से आपको स्कॉर्चिंग दिखना शुरू हो जाए। इसीलिए पपीता पे आप ज्यादा, कम से कम स्प्रे करें, स्प्रे अवॉइड ही करें, ताकि उस पे किसी भी प्रकार का स्कॉर्चिंग का या फिर जलन की समस्या उस पे ना हो। अगर स्प्रे करना है तो आप स्प्रे करते समय, जैसा कि अगर आपका चौथा महीना, 8वां महीना और 12वां महीना, साल में 3 महीने में माइट्स का अटैक बहुत ज्यादा मात्रा में होता है, तो ऐसे स्टेज में माइटिसाइड लेके आप इस पे स्प्रे कर सकते हैं। और उसी के साथ में क्लाइमेट के हिसाब से आप इसको, जैसा कि बहुत ज्यादा बारिश हो रही है या फिर ठंडी गिरना चालू होती है, जो नीचे से पत्ते पीले होना चालू होते हैं, तो ऐसे स्टेज में आप पाउडरी जो कंट्रोल करते हैं, ऐसे बुरशीनाशक का इसमें स्प्रे करके आप उसको कंट्रोल कर सकते हैं। किसान भाइयों, स्प्रे के बाद में जो सबसे महत्वपूर्ण जो मुद्दा आता है पपीता में, जो ग्रोथ रेगुलेटर का, जो ग्रोथ अपने पपीता की मेंटेन करना है, जो आज हम पौधे में, इस प्लॉट में जिस खड़े हैं, ये आज लगभग 90 दिन का पौधा हो चुका है, और इसकी जो हाइट है 5 से 6 फीट के लगभग इसकी पपीता के प्लॉट की हाइट है। तो 90 दिन में 5 से 6 फीट हाइट मेंटेन करना है सबसे जरूरी होता है, क्योंकि अगर शुरुआती स्टेज में अगर इसकी अगर हाइट आप रोक नहीं सकते, तो जो फलों की जो संख्या है, ये फलों की जो लगने की जो दूरी है दूर दूर लगेंगी, और इसमें फ्लावर ड्रॉपिंग का जो समस्या है आपके आगे बहुत ज्यादा बढ़ सकती है। तो पपीता के पौधे की आप जितना पपीते के पौधे की हाइट जितना कंट्रोल कर सकते हैं उतने आप कंट्रोल करिए, ताकि उसमें फ्लावर ड्रॉपिंग और तने की मोटाई, ये दोनों में भी फायदा हो। तो पपीता के हाइट आप कंट्रोल किस किस मॉलिक्यूल से कर सकते हैं, तो आज हम इसको देखते हैं। पपीता में मुख्यतः अपन 3 मॉलिक्यूल यूज करते हैं हाइट रोकने के लिए। जैसे शुरुआती स्टेज में जब पपीता आपकी 2 फीट की हाइट आ जाती है, 2.5 फीट की हाइट आ जाती है, उस समय हम लियोसिल, जो बीएसएफ का आता है, बीएसएफ का लियोसिन 1 ml प्रति झाड़, प्रति पौधे के हिसाब से हम इसको 1 लीटर पानी में 1 ml लियोसिन मिला के एक पौधे को हम उसका ड्रेंच करवाते हैं, ताकि उसको जड़ों के माध्यम से वो लियोसिन जो है पौधों को कंट्रोल कर सकते हैं। उसी के बाद उसका जब पौधा 3-3.5 फीट की हाइट आ जाती है, उस समय और एक बार लियोसिन का ड्रिंचिंग करवाते हैं। 4 फीट की हाइट आ जाती है, उस समय और एक बार लियोसिन 1.5 ml पर प्लांट के हिसाब से ड्रिंचिंग करवाते हैं। इसके बावजूद भी अगर आपका पौधा रुकता नहीं है, पौधे की ग्रोथ चालू है, वातावरण में नाइट्रोजन की मात्रा बहुत ज्यादा इसमें है, और बरसात का मौसम है, ऐसे स्टेज में अगर आपका पौधा रुक नहीं रहा है, तो आप इसके लिए पपीता के पूरे लाइफ साइकिल में एक बार पाइक्लोबुटाजोल 40%, इसका 50 से 75 ml पर एकड़, 50 से 75 ml पर एकड़ के हिसाब से ड्रिप से इसको पाइक्लोबुटाजोल 40% को छोड़ के आप उससे भी पपीता की हाइट कंट्रोल कर सकते हैं। सिर्फ ध्यान, सावधानी इतनी रखें कि जो पाइक्लोबुटाजोल 40% है, ये पूरे पपीता के लाइफ साइकिल में एक ही बार यूज होना चाहिए, दूसरे बार हम इसको यूज नहीं कर सकते। तीसरा जो मॉलिक्यूल है, जो घरड़ा केमिकल का चमत्कार आता है, हम इसको 2 ml प्रति लीटर
इसको स्प्रे के माध्यम से ले सकते हैं। स्प्रे के माध्यम से लेने के दो फायदे हैं। एक तो अपन इसके हाइट भी कंट्रोल कर सकते हैं, दूसरा है कि जो फलों की जो डंडी होती है, फलों की डंडी आप जितनी छोटी रखोगे तो उतना ही फलों का साइज, उसकी क्वालिटी और सेटिंग ये आपको अच्छी मिलेंगी। अगर ये पपीता की जो फलों की जो डंडी है जितनी लंबी रखोगे उतने उसमें साइज का इशू आएगा, साइज छोटी रहेंगी और क्वालिटी में अंतर दिखेगा। इसलिए ये तीन मुद्दे हैं, ये तीन जो केमिकल है आप पपीता की हाइट कंट्रोल करने में बहुत महत्वपूर्ण है। किसान भाइयों, अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो आप डायरी और पेन लेके ये जो तीन अभी जो मैंने मॉलिक्यूल बताया आप इसको नोट डाउन कर रखें और इसको आपके पपीता के प्लॉट में इस्तेमाल करें। किसान भाइयों, पपीता की अगर आप खेती कर रहे हो तो पपीता की खेती में और एक सबसे बड़ी जो समस्या है वो वायरस। तो बहुत सारे किसान लोग ये बोलते हैं कि हमने ये दवाई का छिड़काव करे तो वायरस रुक सकता है क्या, या फिर ये मारेंगे तो वायरस रुकेगा क्या। तो मैं अभी सभी किसान भाइयों को ये बताना चाहता हूँ कि वायरस एक ऐसा विषाणु है कि उसको हम अपने कोई भी केमिकल के माध्यम से रोक नहीं सकते। उसका कारण ये है कि केमिकल उसी चीज पे काम करता है जिसका डीएनए होता है, तो डीएनए पे ही कोई दवाई काम करेंगे। अगर डीएनए नहीं है तो उस पर कोई भी दवाई काम नहीं करती। जो वायरस के जो विषाणु होते हैं इनका आरएनए होता है, आरएनए, और आरएनए पर कोई भी दवाई काम नहीं करती। इसीलिए मैं किसान भाइयों से अनुरोध करता हूँ हाथ जोड़ के कि वो कोई भी दवाई का छिड़काव करके वायरस को रोकने की कोशिश ना करें। आप अगर वायरस को अगर कंट्रोल करना चाहते हो तो अपने प्लॉट में जो आने वाली बीमारी है जैसे कि व्हाइट फ्लाई है, थ्रिप्स है, इसको आप कोई भी अच्छे केमिकल के माध्यम से उसको कंट्रोल करें, ताकि बाहर से जो व्हाइट फ्लाई आ रही है उसको, या फिर थ्रिप्स आ रहा है या फिर माइट्स आ रहा है, तो वो वेक्टर होते हैं। जो व्हाइट फ्लाई है, आपके थ्रिप्स है या फिर माइट्स है, वो वायरस को अपने प्लॉट में लाने के लिए वेक्टर होते हैं। तो आप ऐसे कीड़ों को आप रोको ताकि अपने प्लॉट में वायरस का प्रतिबंध अच्छे से हो। और दूसरी बात, मैं काफी अभी वीडियो में 3-4 बार बोल चुका हूँ कि आप अपने प्लॉट में न्यूट्रिशन बैलेंस, एनपीके, सेकेंडरी न्यूट्रिएंट्स और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, इनका अगर आप मैनेजमेंट ठीक से करते हो तो आपके प्लॉट में वायरस का जो है प्रेशर वो बहुत ही कम रहेगा। और हो सकता है कि अगर आपका न्यूट्रिशन बैलेंस अच्छा है, स्प्रे मैनेजमेंट अगर अच्छा है, तो आपके प्लॉट में आखिर तक वायरस दिखे भी नहीं। पपीता की खेती करते समय किसान भाइयों और एक सबसे मेन मुद्दा है जो वाटर मैनेजमेंट। बहुत सारे किसान भाई यही पे गलती कर देते हैं कि अपने खेत में पपीता की फसल में कौन से स्टेज में कितना पानी देना चाहिए। इसी वजह से जिन किसानों को पानी कितना देने पता नहीं होता है तो उनके ही प्लॉट में जैसा कि विल्टिंग की समस्या है, पपीता में जो विल्ट आता है या फिर फलों की गलन है, ये आपके पपीता के प्लॉट में बड़े स्केल पे दिखाई जाती है। किसान भाइयों, अगर आप पानी देना चाहते हो तो आप अपने प्लॉट में सबसे महत्वपूर्ण है कि ड्रिप मैनेजमेंट, ड्रिप इरिगेशन उसको लगवाए। ड्रिप इरिगेशन से आप फर्टिगेशन ड्रिप के माध्यम से कर सकते हो, और साथ ही में प्लांट के हिसाब से अगर प्लॉट पे अगर पूरा माल लोड है और आपका अगर उस समय अगर 40 लीटर पर प्लांट की रिक्वायरमेंट अगर पौधों को पानी की है तो आप ड्रिप के माध्यम से वो प्रॉपर कंट्रोल कर सकते हो, ताकि उसमें सभी न्यूट्रिशन प्रॉपर मैनेज हो सके और अपने पौधे को डेली फर्टिगेशन मिल सके और पौधा हेल्दी और स्वस्थ ग्रोथ कर सके। अगर ड्रिप का चुनाव करना है और ड्रिप लगाना है, अगर पपीता की फसल आपने लगाई है तो पपीता के 1.5 से 2 फुट उस साइड उत्तर बाएं साइड और पपीता के पौधे के दाएं साइड, दोनों भी साइड से दो ड्रिप की लाइन बिछाए। उसमें दोनों भी साइड से 1.5 से 2 फीट की दूरी बनाए रखे पौधे से, ताकि ड्रिप इरिगेशन से जो इरिगेशन हो रहा है पौधे तक उसका पानी न जाए, वो आपको जड़ों को पानी मिल पाए और न्यूट्रिशन भी अपन जो दे रहे हैं ड्रिप के माध्यम से वो जड़ों को मिल पाए। इसीलिए ड्रिप लगाते समय इस सावधानी है इसको ध्यान में रखते हुए अपना ड्रिप का चुनाव करें और अपने खेत में ड्रिप से इरिगेशन करें। बहुत सारे किसान भाई जब पपीता की जानकारी के लिए जब भूमिपुत्र हाईटेक नर्सरी में आते हैं और पपीता की जानकारी लेते हैं तो उस समय काफी लोगों का ये सवाल होता है कि भाई पपीता में हम 9 फीट की या फिर 10 फीट की जो दूरी रख रहे हैं तो उसके बीच में जो गैप छूट रही है उसमें कौन सी फसल ले सकते हैं। तो मैं ऐसे किसान भाइयों को अनुरोध करता हूँ कि पपीता की जो एक हाई कमर्शियल क्रॉप है उसी में किसी भी दूसरी सब्जी वर्गीय फसलों का चुनाव न करें और ना ही लगाए, ताकि उस फसल की जो बीमारी है वो पपीता के पौधे पे अपने स्प्रेड हो। अगर आपको लगाना ही है पपीता के, अगर पौधे जो आप उसके सेंटर में जो अपना एक एक्स्ट्रा बेड बच रहा है उसमें अगर आपको लगाना है तो आप गेंदी जैसी जो फसल है, गेंदे जैसी फसल को आप लगा सकते हो, ताकि गेंदे जैसी फसल से जो जमीन में होने वाला निमेटोड्स है या फिर बाकी भी डिसीजेस है वो कंट्रोल कर पाए अपन।
एक बहुत सारे सभी को पता है कि गेंदे की जो फसल होती है एक इंडिकेटर होता है कि अपने प्लॉट में कौन सी बीमारी आने वाली है। तो आप अपनी गेंदे की फसल से ये भी इंडिकेट कर सकते हो कि अपने प्लॉट में कौन सी बीमारी आने वाली है, तो उसी के हिसाब से आप अपने स्प्रे में दवाइयों का छिड़काव कर सकते हो। तो किसान भाइयों, आप अगर आपको इसमें इंटरक्रॉपिंग करना ही है पपीते के प्लॉट में, तो आप गेंदे जैसी जो फसल है, ऐसे गेंदे से फसल का चुनाव करके आप अपने प्लॉट में इंटरक्रॉपिंग कर सकते हैं। जब गेंदे की फसल खत्म हो जाती है तो रोटावेटर के माध्यम से गेंदे की फसल आप बारीक करके इसी मिट्टी को आप वापस बेड़ के माध्यम से पपीता के पौधे तक चढ़ा के इसको आप बेड़ बना सकते हो, ताकि जो बारिश का पानी या फिर कोई भी पानी जो आप फ्लड इरिगेशन ठंडी के दिनों में करते हो, तो पानी जड़ों के अपने तने के पास से दूर रहे और आपकी फसल भी आप गेंदे की फसल आप अधिक तौर पे ले सकते हैं। धन्यवाद किसान भाइयों। मैं आशा करता हूँ कि आज की वीडियो के माध्यम से पपीता के फसल के बारे में आपको काफी सारी जानकारी मिली होंगी और आप इस जानकारी से संतुष्ट भी हुए होंगे। और भी आपको पपीता के बारे में अगर कोई भी जानकारी या फिर अगर कोई भी दुविधा आपके मन में है, तो आप भूमिपुत्र हाईटेक नर्सरी पे संपर्क कर सकते हैं। या फिर जो यहाँ पे जो हम अभी जो प्लॉट पे खड़े हैं, जो BHN 9 भूमिपुत्र हाईटेक नर्सरी ने पिछले साल से दी वाली वेरायटी है, अगर इस वेरायटी के बारे में अगर आपको कुछ जानकारी चाहिए तो आप भूमिपुत्र हाईटेक नर्सरी से संपर्क करके इसकी जानकारी ले सकते हैं। धन्यवाद।